नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि का ये जो गोचर हुआ है कुंभ राशि में, इसको हम अपनी जन्म कुंडली पे कैसे अप्लाई करें, यानी कि इसका फलादेश कैसे करें। जब हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई सबकी जन्म कुंडली अलग है, राशियां अलग है, तो फिर परिणाम जो है वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो मैंने जो पिछला जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रत्येक राशि के ऊपर जो है वो परिणामों को बताया था, साथ में कुछ टिप्स बताए थे कि भाई आप सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा, तारा के द्वारा परिणामों को आकलन ले सकते हो। तो आज हम जो है वो उसी तरीके से आगे बढ़ के एक जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं। छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे और आपको रिजल्ट बताएंगे। जैसे कि आपके सामने एक जन्म कुंडली है। सबसे पहले मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्योंकि ज्योतिष के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है फलादेश के या फिर स्पेशल एक जो बिंदु होते हैं उनके ऊपर मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आगे बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े हुए रहिए और अगर कोई क्यूरी होती है तो मेरे नीचे नंबर आ रहा है, उसके ऊपर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जातक की जो जन्म कुंडली है उसका जो लग्न है वो सिंह लग्न है। राशि जो है वो आपकी सिंह राशि है, चंद्रमा वहीं पे बैठा है। चंद्रमा शनि के साथ है, तो चंद्रमा जब शनि के साथ आता है तो विष दोष का निर्माण होता है। इसके बाद चंद्रमा राहु के साथ भी है, तो यहाँ पे एक ग्रहण दोष भी बनता है। तो अब यहाँ पे जातक का जो लग्न है वो थोड़ा सा एक तरह से तनावपूर्ण तो हुआ है। अब इस लग्न के ठीक सामने गोचर कर रहा है शनि और केतु वहीं पे बैठा है। तो केतु के साथ जब शनि आता है तो एक श्रापित दोष की युति बनाता है, योग बनाता है, तो वो भी एक पीड़ा का विषय बनता है। लेकिन जो केतु है वो 29 डिग्री का है और जो शनि गोचर किया है वो 0.0 डिग्री से, यानी कि अभी 1 डिग्री 2 डिग्री आगे बढ़ेगा, यानी 0 डिग्री। तो वो केतु 29 डिग्री का, तो जब जाके उससे टच होगा तब जातक को श्रापित दोष की भी चीजें मिलेगी। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं इस गोचर के आकलन के लिए, अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं आपको ये सिखाने के पर्पज से बता रहा हूं, तो अगर व्यक्ति कोई मेरिटल लाइफ को कंसीडर करके उस पर फलादेश करना चाहता है तो यहाँ पे वो D9 चार्ट को लगा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति जो है वो फलादेश करने के लिए यहाँ पे जो है वो मतलब नौकरी या फिर कर्म, व्यापार, इनके लिए फलादेश करना चाहता है तो D10 चार्ट को लगाइए, जिससे कि कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अब जन्म कुंडली के अंदर जब यहाँ पे गोचर किया है शनि, तो क्या हुआ कि यहाँ पे कुंभ राशि के अंदर आया। आते ही यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना जो एक मेन पॉइंट है वो देखना होता है कि हमारे जन्म कुंडली में शनि की योग कारकता क्या है। सिंह लगन वालों के लिए शनि एक अशुभ ग्रह है, क्योंकि वो छठे घर और सातवें घर यानी कि मार्केस है, रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक है। तो यानी कि एक अशुभ ग्रह गोचर कर रहा है हमारे व्यापार के घर में, हमारे दाम्पत्य सुख, जीवन साथी के घर में, तो हमें कुछ अड़चने देगा। और मार्केस के घर में भी कर रहा है, जो मार्केस है तो परेशान। और वहां पे जन्म कुंडली में एक अशुभ ग्रह केतु पहले से बैठा है, तो घटनाएं तो गलत हो सकती है। हम यहाँ पे हो सकती है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें आगे और बढ़ना है, तो इसमें चीजों को बारीकी से चर्चा करेंगे। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिला है, जब ये सप्तम घर में गोचर कर रहा है तो ये सप्तम घर जो है वो कितना बली है वो भी जरूर देखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हमारा जो षड्बल होता है और जो बाकी जो ग्रह होते हैं ये ग्रहों के बल को दिखाते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, यहाँ पे भाव बल देखना है कि ये जो ग्रह, ये जो भाव है इसका बल कितना है। तो राइट क्लिक करेंगे और आएंगे यहाँ पे स्वभाव बल। तो 7th हाउस जो है वो 7.7 रूपास का है। इसका मतलब है कि वो कोई कम नहीं है, अच्छा है। इसके मतलब कि इस भाव में जब कोई ग्रह गोचर करेगा तो हमें परिणाम तो मिलेंगे उतने बुरे, लेकिन उतने भी बुरे नहीं मिलेंगे, यानी कि एक तरह से लेवल के अनुकूल में। जबकि यहाँ पे बैठा हुआ शनि अपनी 7वीं दृष्टि से जब लगन को देखेगा तो 5.1 डिग्री यानी 5.1 रूपास का है। इसका मतलब यहाँ पे दिक्कत देगा, यहाँ पे यानी लग्न पे, सब यहाँ पे गोचर किया हुआ शनि जो है हमें लग्न पे तकलीफें देगा, तो ये हमें नोटिस करना है। इसके बाद हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आती है अष्टक वर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट अष्टक वर्ग, और दशाएं भी देखनी है। जैसे कि हम पहले दशा पे चलते हैं। जातक को जो आज की डेट में जो दशा चल रही है वो चल रही है गुरु की दशा, और गुरु की दशा के अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है आज की डेट में शनि। शनि जो है वो नवंबर 2020 से लेकर और जून 2023 तक चलेगा, यानी कि यहाँ तक शनि चलेगा। अब जो शनि यहाँ पे अपनी दशाओं में चल रहा है
तो आपको गुरु और शनि दो ग्रहों को टारगेट कर लेना। क्या गुरु और शनि दोनों ग्रहों को कहीं ना कहीं जो है वो गोचर वाला शनि कैलकुलेट तो नहीं कर रहा है? जैसे कि यहाँ पे आया है शनि है, तो अपनी दृष्टियों के द्वारा, यानी कुंभ राशि में आया तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि पे गुरु नहीं है, शनि भी नहीं है। तीसरे के बाद यहाँ पे आती है 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि पे गुरु भी नहीं है और शनि है। इसका मतलब शनि की जो अंतर्दशा है उसमें शनि को इसने टारगेट कर लिया है। इसके बाद कौन कौन से ग्रह को और टारगेट करेगा? इसके बाद टारगेट करेगा आपका 7 के बाद 8, 9 और 10। 10वीं दृष्टि पे कौन है? सूर्य और मंगल और बुध भी है। तो यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं तो मंगल की जो दशा है, यानी कि अभी जो गोचर किया है हाल फिलहाल के अंदर, और अभी जब तक को मंगल की परतंत्र नहीं चल रहा, राहु का चल रहा है, राहु का भी चल रहा है, तो मंगल को भी टारगेट करता है, लेकिन मंगल के जो परतंत्र हैं वो चले गए हैं, तो अभी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे सामने जो है वो राहु का परतंत्र है, उसके बाद गुरु का परतंत्र है, तो इन दोनों को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन अंतर्दशा को टारगेट कर रहा है शनि को। तो ये जो बाकी समय बचा है जो जून तक का, इसके अंदर हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती है वो हम देख लेते हैं। अब एक तो गुरु और एक शनि आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में जाएंगे और देखेंगे कि जहां पे गोचर किया है शनि ने कुंभ राशि में, वहां पे कितने बिंदु है? 24 बिंदु हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये 28 से कम है, जो हमारा एक एवरेज होता है। सर्वाष्टक वर्ग के सभी जो वर्ग है उनका जो कैलकुलेशन होता है वो 337, यानी कि 337 पॉइंट होते हैं, उनमें का एक अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 28 होते हैं। तो यहाँ पे 24 पॉइंट है, तो 28 से काफ़ी कम है। इसका मतलब यहाँ पे शनि कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा करेगा। अब एक तो यहाँ पे बिंदु गलत हो गया, एक हम यहाँ पे देखेंगे तो जो 30 बिंदु थे मकर राशि में, अब कोई ग्रह अगर हायर बिंदु से लोअर की तरफ जाता है तो अड़चनें बढ़ती है, अगर लोअर से हायर की तरफ आता है तो जातक के धन लाभ के योग बनते हैं। और एक अशुभ ग्रह जब इस तरह का डाउनफॉल कर देता है, अशुभ ग्रह जब इस तरह की स्थिति में आता है तो जातक का बड़ा डाउनफॉल करने का योग बनाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जातक के लिए एक अशुभ घटना का योग बना रहा है, बहुत ही अशुभ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि अष्टक वर्ग से हमें यह पता चलता है शनि का गोचर जो हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। अब एक चीज क्या है कि शनि गुरु के जो है वो महादशा है और शनि की अंतर्दशा है। जब यहाँ पे हम देखेंगे तो गुरु की महादशा जो है उसके अंदर सप्तम घर में 7 बिंदु हैं, कम नहीं है, अच्छा है, यानी कि रिकवरी करेगा। अब गुरु की महादशा तो लंबी चल रही है, लेकिन हमें अंतर्दशा शनि की चल रही है, और शनि जो है वो सप्तम घर में जहां पे गोचर किया वहां पे 1 बिंदु है, तो 1 बिंदु बहुत कम होता है। शनि के जो कुल बिंदु होते हैं भिनाष्टक वर्ग के, जो ये आपका अष्टक वर्ग है इसका भिनाष्टक भी कहते हैं, इसके कुल बिंदु होते हैं 39, यानी कि 39 बिंदु। अगर 39 का अगर हम आंकड़ा लगाएं तो 3.3 आ जाता है एक भाव के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1 बिंदु तो बहुत कम है, ये तो एकदम मतलब ये कहिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानियां, चीजों को सोख लेना। तो जब तक सप्तम घर में रहेगा, शनि की दशा में रहेगा, तब तक जातक को अशुभ परिणाम मिलते रहेंगे, उसको छुटकारे का योग ही नहीं बनता। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि जातक को अगर कोई भी ऐसा कोई कार्य कर रहा है व्यापार की गति से किसी भी तरह, तो उसको एक बार रुक जाना चाहिए, एक बार उसको नॉर्मल नियमित तरीके से ध्यान देते हुए कार्य को आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बड़ी अड़चनें हो सकती है। अब जब हम देखेंगे कि सूर्य शनि की दशा जो है वो जून तक चली जाएगी, उसके बाद बुध आ जाएगा, तो बुध ने सप्तम घर में 4 बिंदु दिए हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। यानी कि 4 बिंदु वैसे तो कोई ज़्यादा बड़े नहीं है क्यों बुध के लिए, क्योंकि बुध का जो है वो आपका कुल जो वैल्यू होता है वो मेरे हिसाब से 52 होता है, अब 52 या 54 होता है, तो उसके हिसाब से 4 कम ही है, लेकिन ठीक है 4 बुरे नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है वो फायदा रहेगा, अड़चने नहीं। तो आपको जून तक का समय थोड़ा सा देखना है। तो अब जैसे कि बड़ा शोर होता है कि शनि का गोचर आ रहा है, बहुत नुकसान हो जाएगा, इन राशि वालों का भाग्य उजड़ जाएगा, ये सब पाखंड है। जब हम ओरिजिनल कैलकुलेशन में आते हैं तो हमें एक्चुअली पता चलता है कि यहाँ पे जो बिंदु है वो रिजल्ट दे रहे हैं। अब अगर हम कर्म के क्षेत्र की बात करें तो दशमांश कुंडली में भी अगर हम देखते हैं गोचर को अप्लाई करके, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो शनि, शुक्र और मंगल तीनों के ऊपर गोचर कर गया, तो यहाँ पे भी अड़चने देगा, जाहिर सी बात है। तो हम ये भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमारे सप्तम घर में, क्योंकि इस जन्म कुंडली में जो लग्न है वो वर्गोत्तम है, तो उस प्रकार से हम लग्न वर्गोत्तम नवमांश में होता है, लेकिन दशमांश को अगर टारगेट ले रहे हैं तो उसमें भी लग्न वर्गोत्तम बन रहा है, क्योंकि सिंह लग्न यहाँ पे और सिंह भी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एक गोचर हो रहा है ये अशुभ हो रहा है। अब हमने ये कैलकुलेशन कर लिया है कि हमें अशुभ परिणाम जून तक तो मिलने ही मिलने हैं, गड़बड़ है। अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, एक चीज और लाते हैं, वो क्या है हमारे यहाँ पे कि हमारे पास एक तारा टेबल होती है, 9 तारा टेबल। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे,
ये चंद्रमा से लेनी है, लगन से नहीं लेनी। अब जब हम किसी भी ग्रह की एक तारा ले लेते हैं, कोई भी ग्रह का अगर एक तारा अगर जिस तारा में आता है उसकी बाकी जो दोनों नक्षत्र है, यानी कि नक्षत्रों पे चलती है ये। तो जब आदमी का जन्म होता है तो वो पहला नक्षत्र होता है वो जन्म तारा, दूसरा जो है वो संपत, और तीसरा जो विपत, और चौथा क्षेम, उसके बाद पांचवा जो है प्रत्यक, और छठा जो है वो साधन, और सातवां है निधन। 3, 5 और 7 ये सबसे बुरे होते हैं। तो इस जातक का अगर हम देखते हैं तो जन्म तारा सूर्य का है, संपत तारा चंद्रमा का है, और विपत तारा मंगल का है। और आप सबको पता है कि कुंभ राशि के अंदर सबसे पहला नक्षत्र जो है वो आपका होता है धनिष्ठा, और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। तो मंगल के जो तीनों नक्षत्र हैं, चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा, तीनों के तीनों विपत तारा है। तो अब ये जो है वो 13-14 मार्च तक जो है वो शनि जो है 13-14 मार्च के लगभग मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें मार्च तक का तो फायदा ही नहीं है सोचने का। यानी कि शनि ने गोचर करते ही हमें रिजल्ट दे दिया 1 महीने पहले से ही, 17 जनवरी को गोचर किया, हमारे लिए तो ये दिसंबर को से ही गोचर कर रहा है। तो हमें बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि जब से शनि ने मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर किया तब से हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट सा ही चुका है। अब जब कुंभ राशि में गोचर किया तो वहां पे बिंदु कम थे, यहाँ पे भी कम थे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अड़चन। जब मकर राशि में था तो यहाँ पे 30 बिंदु थे, यहाँ पे 4 थे, तो तब तक हमें दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब दिक्कत आ रही है, और जातक को आ भी रही है। इसका मतलब कि हमें इसको समझना है। अब हमने जब ये चीज देख ली तो हमें यहाँ पे क्या है कि जातक को भाई जितने दिन धनिष्ठा नक्षत्र में उतने दिन तो इसको सावधानी रखनी है। जब ये आ जाएगा आपके राहु के सतभिसा जो हमारा क्षेम तारा है, उसमें फिर दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि है तो सप्तम घर में 1 बिंदु, लेकिन उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि जून के बाद जैसे दशाओं में आएंगे, तो जैसे कि हम देखेंगे कि जो शनि की दशा है वो जून के बाद 11 जून के बाद जो है वो बदल जाएगी। उसमें फिर क्या होगा कि बुध की दशा आ जाएगी। तो बुध की दशा आ जाएगी तो बुध में क्या है कि हमारे को यहाँ पे शनि का जो अष्टक वर्ग है उसका 1 बिंदु का प्रभाव नहीं मिला, क्योंकि फिर हमें उस 4 बिंदु के प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे टारगेट करना है कि भाई हमें जो है वो जून तक, जुलाई 1 महीना एक्स्ट्रा खींच लो, वहां तक हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है, उसके बाद हमें परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप गोचर को कैलकुलेट करें, ऐसे नहीं उल जुलूल की 4 राशियों का भाग्य उदय, 5 राशियों का ऐसा हो। गोचर के फलादेश के कुछ नियम है, उन नियमों पे अगर आप चलते हो तो आप, मुझे लगता है कि हम परिणामों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। अगर हम नियम नहीं फॉलो करते हैं तो फिर हमें कुछ लाभ होने के योग नहीं बनते। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारे पास काल चक्र दशा है, उसके बाद हमारे पास कोटक चक्र है, बहुत सारी चीजें और भी है। लेकिन अगर हम इन बेसिक्स को पकड़ लेंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएंगे। तो आज के वीडियो को कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।